Assalamu alaikum dear students, welcome to Alham Dynamic World. I am Nadia Rana and today we are going to read the text and also going to translate that text of Intermediate Part 2, Unit 5, Mr. Chips, Chapter 9. Before going to translate the text of this chapter, let me have a review of chapter 8. What did we have in chapter 8? By the end of that chapter, we came to know that Catherine has died. Catherine की डेथ हो चुकी है और मिस्टर चिप्स के लिए एक बहुत बड़ा एक ट्रेजिक सिनेरियो, एक chaos of life, he is going to face that. और अब उसके लिए लाइफ जो है वो ऑल टुगेदर चेंज हो चुकी है, क्योंकि वो पहले भी एक बहुत ज़्यादा बहुत ही कंजर्वेटिव, बहुत ट्रेडिशनल, बहुत ही साइलेंट क्वाइट टाइप ऑफ पर्सन था. लेकिन जब उसकी शादी कैथरीन से हुई तो उसकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया. और वो ड्रास्टिक चेंज क्या था कि उसका व्यू पॉइंट बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गया, वो बहुत लाइवली हो गया. वो अपनी टीचिंग के अंदर जोक्स को शामिल करना शुरू कर दिया. स्टूडेंट्स के लिए उसके पास एक नया एक दुनिया खुल गई. इसका व्यू पॉइंट चेंज हो गया. वो कैथरीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू हो गया था, उसकी नज़र से दुनिया को देखना शुरू हो गया था और दुनिया बड़ी कलरफुल हो गई थी. लेकिन उसकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी कैथरीन की डेथ थी, जिसने उसको पूरा का पूरा ऑल टुगेदर ही बिकेम अ चेंज पर्सन, मुख्तलिफ इंसान बन गया. और चैप्टर 9 में हम देखेंगे जो चैप्टर का नाम है इफ़ेक्ट्स ऑफ कैथरीन्स डेथ ऑन चिप्स. क्या असरार डाले कैथरीन की डेथ ने मिस्टर चिप्स की ज़ात के ऊपर. लेट्स मूव टू द टेक्स्ट नाउ. चिप्स चेंज हिज मोर कमोडियस. कमोडियस क्या होता है? सिनोनिम है स्पेशियस, खुला, वसी. चिप्स चेंज हिज मोर कमोडियस अपार्टमेंट इन स्कूल हाउस for his old original bachelor quarter. जब चिप्स की शादी नहीं हुई थी तो स्कूल के अंदर ही जो बैचलर के लिए क्वार्टर्स बने होते हैं, क्वार्टर्स से मुराद हमारे जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स नहीं हो रही, छोटे आप कह सकते हो घर, जिसके अंदर एक बंदा बड़ी आसानी से ज़िंदगी गुजार सकता है. हॉस्टल के जैसे टीचर्स के रूम्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, वो पहले उसमें रहा करता था. लेकिन जब उसकी शादी हुई तो वो स्कूल के अंदर ही ज़्यादा स्पेशियस खुले अपार्टमेंट के अंदर मूव हो गया था, क्योंकि अब उसके पास एक फैमिली थी. लेकिन जब कैथरीन की डेथ हुई तो क्या हुआ कि उसका वो जो खुला वसी किस्म का अपार्टमेंट था, उससे वापस अपने वो उसी ओल्ड क्वार्टर्स में मूव हो गया जब वो गैर शादीशुदा था और जिसमें रहता था. यानी उसकी लाइफ वहीं पर वापस पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी, जिस के बाद एक चेंज उसकी लाइफ में आई. लेकिन अब वो चेंज उसके लिए बेकार थी. पर्सनैलिटी की चेंजेस उसके अंदर आई, बहुत ज़्यादा आई, लेकिन जो दुनिया दिखावे की चेंजेस होती है ना, उससे वो वापस मूव हो गया, क्योंकि उसके लिए अब कोई मायने नहीं रखता था इतना बड़ा खुला सा अपार्टमेंट. ही थॉट एट फर्स्ट, जो पहली फीलिंग उसको आई उसकी डेथ के बाद, ही वुड गिव अप हिज हाउस मास्टरशिप, कि उसकी वो जो हाउस मास्टरशिप है, हेडशिप है उसके पास, हॉस्टल का वो इंचार्ज है, वो उसको छोड़ दे, हाउस मास्टर ना रहे. एक होता है स्कूल का इंचार्ज, एक होता है हाउस मास्टर. हाउस वो एक बोर्डिंग स्कूल है जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो है वो हॉस्टल्स में भी रहते हैं. तो उसने प्लान ये किया कि ये जो हॉस्टल की हेडशिप उसके पास है वो उसको छोड़ दे. बट द हेड परसुएडेड हिम अदरवाइज ऑपोजिट टू इट. लेकिन जो स्कूल के हेड थे उन्होंने इसके बिल्कुल उलट बात उसको समझाई. उन्होंने कहा उसको ऐसा नहीं करना चाहिए. ही शुड डू अदरवाइज, ही शुड डू द ऑपोजिट टू इट, यानी ही शुड परसिस्ट विद हिज जॉब, चलते रहना चाहिए उसकी जॉब को. बट द हेड परसुएडेड हिम अदरवाइज एंड लेटर ही वॉज ग्लैड. और जो हेड ने उसको परसुएड किया, मजबूर किया, कन्विंस किया कि वो ऐसा करे, बाद की ज़िंदगी में उसको एहसास हुआ. कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि वक्ती तौर पे हम जज्बात में आके कोई डिसीजन ले लेते हैं और बाद में हम पछताते हैं. और कभी कभी हम टाइम रहते किसी की बात सुनते हैं, समझते हैं और फिर लॉजिकली उसको एनालाइज करके कोई एक अच्छा स्टेप हम उठा लेते हैं और बाद की ज़िंदगी में हमें पता चलता है कि वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल रहा था. तो हेड ने भी उसको समझाया
कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, और बाद की ज़िंदगी में वो इसी फैसले पर खुश हुआ. ही वॉज ग्लैड एट दिस डिसीजन. द वर्क गेव हिम समथिंग टू डू. ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा था, कोई रौनक, कोई खुशी. जब इंसान को ये पता चलता है ना कि उसकी ज़िंदगी की रौनकें और खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो वो डिक्लाइन की तरफ, वो मौत की तरफ, वो डिके की तरफ मूव करना शुरू कर देता. फिर वो आगे नहीं बढ़ता, उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको एक डिप्रेशन, एक डिस्पेयर उसकी लाइफ में एंटर हो जाता है, जो उसको आगे मूव करने ही नहीं दे रहा होता. लेकिन इसने अपनी लाइफ के अंदर जब ये डिसीजन लिया, तो इस डिसीजन ने उसको इतना बेनिफिट दिया कि उसको बाद की ज़िंदगी में पता चला कि वो बड़ा खुश है, और कम से कम जिस वक्त में वो शदीद डिप्रेशन में जा सकता था, उसके पास करने के लिए कुछ था. अगर इंसान के पास कोई एक्टिविटी ऐसी है ना जिसमें वो मसरूफ़ हो जाए, दुख कम नहीं होते, लेकिन जीने का रास्ता मिल जाता है. तो इसके साथ भी ऐसा हुआ कि इसको कम से कम कुछ करने के लिए मिल गया. अब ये बिल्कुल बेकार नहीं था और अपने आप को बेकार महसूस नहीं करता था, अपनी वर्थ को वो समझ पाया. फिल्ड अप एन एम्प्टीनेस इन हिज माइंड, जिससे क्या हुआ कि इसके दिमाग के अंदर वो जो खालीपन आ गया था, खला आ गया था, इसको सूझ कुछ नहीं रहा था, वो खला जो है वो भर गया. एंड हार्ट, और उसका दिल भी अंदर से खाली था. कम से कम जब वो रौनक में आता था, बच्चों में आता था, मसरूफ़ होता था, काम करने के लिए होता था, तो वो अपने इस डिप्रेसिव फेज़ ऑफ लाइफ से काफ़ी हद तक बाहर आ जाता था. उसका दिल और उसका जो दिमाग है वो उन सोचों में घिरा नहीं रहता था जिसका ये शिकार हो सकता था. ही वॉज डिफरेंट, सब कुछ था. उसकी बीवी के जाने से अब वो एक मुख्तलिफ इंसान हो चुका था. मसरूफ़ भी है, जो उसकी जॉब है वो भी जारी है, दुनिया अपने काम पर चल रही है, वो भी दुनिया के काम करता जा रहा है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया था. डेफिनेटली एक गैप, एक खला आता तो ज़रूर है. कभी वो खला इतना बड़ा होता है जब आप बिल्कुल बेकार हो जाओ कि आप उसको फिल नहीं कर पाते. कभी कभी वो खला ऐसा होता है कि जिसको आप फिल तो वक्त के साथ साथ कर रहे हो, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल आते. आप मुख्तलिफ, आपकी शख्सियत पे एकदम से ऐसा असर पड़ता है जो दुनिया महसूस कर जाती है. तो ही वॉज डिफरेंट. एवरीवन नोटिस्ड इट. आसपास जितने लोग थे उन सब ने नोटिस किया कि अब ये वो इंसान नहीं है, ये तो बहुत मुख्तलिफ इंसान है. जस्ट एज मैरिज हैड एडेड समथिंग. पहले वो एक बड़ा मुख्तलिफ इंसान था. लाइफ के 3 फेजेस आ गए. पहले ये एक बहुत कंजर्वेटिव और औरतों के बारे में बड़ा ऑर्थोडॉक्स किस्म का इंसान था. फिर उसके बाद इसकी सोच चेंज हुई कैथरीन के आ जाने से. अब 3rd फेज़ ऑफ लाइफ स्टार्ट हो गया. कैथरीन के जाने के बाद उसकी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ हो गई थी. जैसे शादी ने उसकी शख्सियत में बहुत ज़्यादा इजाफे कर दिए थे, सो डिड बिरीवमेंट. बिरीवमेंट अक्सर आपको MCQs में आता है, इसका सरनेम पूछा जाता है. मिसफॉर्च्यून या ग्रीफ इसका सरनेम है. ग्रीफ यानी दुख. जैसे शादी ने यानी खुशी ने उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली, बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आया था, इसी तरह दुख भी उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आया था. आफ्टर द फर्स्ट स्टूपर. स्टूपर क्या होता है? ट्रांस फेज. जब दौरानिया, जब एक ख़ास हैबत या कोई ख़ास फेज़ आपकी लाइफ के ऊपर तारी हो जाए, आप उससे निकल ना पाओ, तारी हो जाना किसी चीज़ का, तो वो कहता है वो जब एक ख़ास ट्रांस, एक ख़ास कोमा, सख्ता की हालत में वो चला गया था, यानी अपनी बीवी की डेथ के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसको कुछ सुझाई ना दे रहा हो, वो किसी सख्ते में आ गया हो. तो वो जो सख्ता उसके ऊपर हावी था ऑफ ग्रीफ, ही बिकेम सडनली द काइंड ऑफ मैन हु बॉयज at any rate unhesitatingly classed as old. उसके जो दोस्त, उसके जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, जैसे ही उसके ऊपर से वो सख्ते की कैफियत हटी और वो वापस दुनिया के सामने आया, तो वो एक इस किस्म का इंसान था जिसको उसकी क्लास के बच्चे, उसके स्टूडेंट्स, उसके स्कूल के बच्चे बग़ैर किसी शक व शुबे के, बग़ैर हिचकिचाए, उन्होंने उसको एक ख़ास तबके में शामिल कर दिया. और वो तबका क्या था? बूढ़ा. यानी इससे पहले क्या एक दिन में इंसान बूढ़ा हो जाता है? नहीं, एक दिन में इंसान बूढ़ा नहीं होता. हालात, वाक़यात, परेशानियाँ, उलझने इंसान को बूढ़ा कर देती हैं. तो उससे पहले उसमें एक एनर्जी थी. उसकी वाइफ बहुत यंग थी,
वो खुद एक ऐसी एज में, मिडिल एज कहना चाहिए उसको, ना तो वो बहुत बूढ़ा था ना वो बहुत यंग था, लेकिन उसके अंदर एक एनर्जी सबको फील हुई थी। लेकिन उसकी डेथ के फ़ौरन बाद जब उसने रीजॉइन किया तो स्टूडेंट्स ने अचानक उसके अंदर एक तब्दीली महसूस हुई की और उनको लगने लगा कि अब मिस्टर चिप्स जो है ये बूढ़े हो रहे हैं। इट वॉज नॉट दैट ही वॉज लेस एक्टिव, ऐसा नहीं था कि मिस्टर चिप्स पहले बहुत एक्टिव थे और अब वो लेस एक्टिव हो गए थे, यानी कम एक्टिव हो गए थे। यहाँ पे लफ्ज़ आया लेस एक्टिव। ये बात याद रखिएगा, उसको पैसिव नहीं बोला गया, उसको सुस्त नहीं बोला गया कि वो पहले से सुस्त हो गया या नाकारा हो गया है। उसकी एक्टिवनेस में थोड़ी कमी, जो शिद्दत थी, जो इंतहा थी, वो अब नहीं रही थी, उसमें थोड़ी कमी महसूस की गई। He could still knock up a half century on the cricket field, लेकिन वो कम एनर्जी के बावजूद, कितना बूढ़ा इंसान है, 50s में एंटर हो चुका हुआ है, और वो अभी भी हाफ सेंचुरी तो क्रिकेट के जो फील्ड था, ग्राउंड था, उसके अंदर जाके आधी सेंचुरी वो अभी भी बना सकता था। 50 का स्कोर वो अब भी कर सकता था। Nor was it that he had lost any interest or keenness in his work. ये भी वजह नहीं थी, उसका जो इंटरेस्ट था, दिलचस्पी थी और जो शार्पनेस थी, चुस्ती चालाकी थी अपने काम से रिलेटेड, वो भी कम नहीं हुई थी। ना तो उसकी फ़िज़िकल एनर्जी में कोई कमी आई है और ना उसकी मेंटल एबिलिटीज़ किसी तरह से कम हुई हैं। वो अभी भी बहुत शार्प है और बड़े इंटरेस्ट के साथ अपना काम कर सकता है। एक्चुअली दर हकीकत टू हिज हेयर हैड बीन ग्रेइंग फॉर ईयर्स। काफ़ी सालों से उसके बाल जो हैं वो सफ़ेद हो रहे थे, ग्रे हो रहे थे। ग्रेइंग हेयर, ग्रे का मतलब वैसे तो हम कलर से लेते हैं, लेकिन यहाँ ग्रेइंग का वर्ड मीनिंग है ओल्ड एज, बुढ़ापा, जिसमें बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं। कई सालों से वैसे तो उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। येट नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल सीम टू नोटिस इट। लेकिन अब वो उसके बालों की सफ़ेदी, उसका बुढ़ापा, उसकी बेचारगी, जो वो हमेशा अपनी एनर्जी के पीछे छुपा के रखता था, वो अब दुनिया की नज़रों के सामने आना शुरू हो गई थी। और लोगों ने अचानक महसूस किया कि इसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ये तो बूढ़ा हो गया है। ओल्ड का वर्ड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया गया। पीपल सीम टू नोटिस इट। ही वॉज 50। वो कितने साल का है? 50 साल का। वंस आफ्टर सम एनर्जेटिक फाइव्स, एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि उसने बड़े पुरजोश किस्म के 5-5 स्कोर, यानी भाग के जो स्कोर करते हैं, 5-5 स्कोर भाग कर किए। ड्यूरिंग विच ही हैड प्लेड एज वेल एज मैनी अ फेलो हाफ हिज एज। ये उस गेम के दरमियान उसने ऐसा किया जब उसके साथ जो दूसरे खिलाड़ी थे वो उससे निस्बतन आधी उम्र के थे। वो गेम खेल रहे थे, वो मैच खेल रहे थे। नहीं, ऐसा कोई ओल्ड एज मैच नहीं हो रहा था जिसके अंदर सारे इसकी एज के हैं और उसके अंदर उसने 50 का स्कोर कर लिया। जो इसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है वो ये है कि वो जो नॉर्मल लोग जो एक नॉर्मल एज में खेल रहे होते हैं, प्लेयर्स की जो एज होती है, इससे आधी उम्र के लोग, यानी 25 साल की उम्र के लोग, जो एक अच्छे खिलाड़ी की उम्र होती है, उस उम्र के लोगों के साथ वो खेल रहा था। और उसने 5-5 स्कोर्स उसने उसमें हिट किए। और ये ही ओवरहर्ड अ बॉय सेइंग, और जब उसने ऐसा किया, जाहिर है वो भाग रहा है पिच पे, तो लोग हैरान हो रहे हैं, उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वो बूढ़ा हो रहा है, लेकिन वो एक एनर्जी के साथ उसने मैच खेला। तो एक बच्चे की आवाज़ उसने सुनी, वो कह रहा था, नॉट हाफ बैड फॉर एन ओल्ड चैप लाइक हिम। आधा बुरा नहीं है इतने बूढ़े शख्स के लिए जैसा कि मिस्टर चिप्स है। यानी उसने कहा कि एक बूढ़ा शख्स है और इसने अपने से आधी उम्र के लोगों के साथ इतना अच्छा स्कोर कर दिया, इतना अच्छा रनिंग बिटवीन द पिच उसने किया, तो ये उसके लिए इतनी बुरी चीज़ तो नहीं है। यानी वो हैरान हुआ कि एक बूढ़ा शख्स भी इतना अच्छा खेल सकता है। चिप्स व्हेन ही वाज ओवर 80, ये वाक़या कब का है? जब वो 50 साल का है। लेकिन इस वाक़ये को याद वो कब कर रहा है? जब वो 80 ईयर्स का हो चुका हुआ है, बल्कि 80 से भी ऊपर। ही वाज ओवर 80, 80 साल की उम्र से ज़्यादा इसकी उम्र हो चुकी है। उस वक्त वो इस वाक़ये को याद करता है। यूज टू रिकाउंट, रिकलेक्ट, याद करना, बयान करना, नरेट करना भी हो सकता है, रिकलेक्ट करना भी हो सकता है, रिकाउंट का सिनोनिम। दैट इंसिडेंट विद मैनी चकल्स। चकल्स क्या होते हैं? दबी दबी हंसी को कहते हैं। चकल्स मीन्स गिगल्स या साइलेंट लाफ्स। वो याद करता है इस किस्से को तब वो जब 80 साल की उम्र से ज़्यादा को हो चुका है, और वो इस वाक़े को जब भी याद करता है तो उसकी दबी दबी सी हंसी निकलती है। उसको उस बच्चे की बात याद आती है और वो हंसता है कि उसने उसको 50 साल, अब वो 80 साल से ज़्यादा उम्र का है, लेकिन अभी भी उसकी एनर्जी
खैर बहुत यंग जैसे लोगों जैसी तो नहीं है, लेकिन अब कंपैरेटिवली अपनी एज के लोगों से अभी भी बहुत ज़्यादा थी। तो वो 50 साल जो उस 80 प्लस एज से तकरीबन हाफ एज ही बन जाती है, तो वो तब उसको बूढ़ा कहा गया। तो वो अब अगर इसको देखता तो क्या सोचता, तो उसकी दबी दबी हंसी सी निकल जाती है। ओल्ड एट 50, वो कहता था वो मुझे 50 साल की उम्र में बूढ़ा सोचता था। इट वॉज नेलर, लड़का जिसने वो कमेंट किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था नेलर। हु सेड दैट, जिसने ये बात कही थी। एंड नेलर कांट बी फार शॉर्ट ऑफ 50 हिमसेल्फ बाय नाउ। तो वो कहता है, और जो नेलर है वो खुद अब जब वो 80 प्लस एज का है, उस बच्चे ने, छोटे बच्चे ने जो कमेंट किया था, अब वो खुद भी 50 साल से कम उम्र का नहीं होगा। इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया कि आपको हर एज में लगता है अभी कुछ ही अर्सा पहले तो हम बच्चे थे, जवानी का तो पता ही नहीं चला, बुढ़ापा कब आया समझ ही नहीं आई, और ज़िंदगी 100 साल की भी होना तो वो लम्हों में गुजरती महसूस होती है, उसके गुजरने का अंदाज़ा ही नहीं होता। हर एज में कोई दूसरा आपको बूढ़ा कहता है तो इंसान सोचता है अच्छा मैं बूढ़ा हो क्या हूँ। दूसरों के कहने से इंसान बूढ़ा होता है, अपने आप में खुद से वो बूढ़ा महसूस नहीं करता, क्योंकि एज आगे जा रही है, इसका एहसास उसको बहुत लेट जाकर होता है। तो वो कहता है उस वक्त जब उसने मुझे कहा था कि मैं 50 साल का बूढ़ा हूँ, अब जबकि वो खुद 50 साल का हो चुका होगा, तो अब वो इमेजिन करता है क्या अभी भी उस 50 साल की उम्र बूढ़ी उम्र नज़र आती होगी। एंड नेलर कांट बी फार शॉर्ट ऑफ 50 हिमसेल्फ बाय नाउ। तो वो कहते हैं अब तक नेलर भी 50 साल से कम उम्र का तो नहीं होगा। आई वंडर इफ ही स्टिल थिंक्स दैट 50 इज सच एन एज। वो कहता है मैं अभी भी सोचता हूँ कि क्या अभी भी नेलर की सोच यही होगी कि 50 साल की उम्र ऐसी काबिल रहम उम्र है कि जिसके बाद इंसान की एनर्जी वैसी नहीं रहती। क्या वो अपने आप को अब कमज़ोर पाता होगा। लास्ट आई हर्ड ऑफ हिम ही वॉज लॉयरिंग। लॉयरिंग वकालत। वो कहता है मैंने जब लास्ट सुना कि नेलर के बारे में कि वो अपनी फ्यूचर लाइफ में क्या बना, तो मुझे पता चला कि वो वकालत कर रहा था। एंड लॉयर्स लिव लॉन्ग। और वकील जो है, ये बड़ी सिटेरिकल, बड़ी आयरॉनिकल बात उसने की है कि जो वकील होते हैं ना, ये काफ़ी लंबी ज़िंदगी जीते हैं। क्यों बेटा, वकील काफ़ी लंबी ज़िंदगी क्यों जीते हैं? वकील सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर रहे होते हैं, और वो जो सच है वो ये है ज़िंदगी की हकीकत कि आप बूढ़े हो रहे हो, तो वो अपनी लाइफ में भी इस हकीकत को झूठ साबित कर रहे होते हैं। तो वो लॉयरिंग कर रहा था, और लॉयर्स की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी लंबी होती है। उसने इसके बारे में सुना कि वो लॉयर था, और उसको ख़ुद को यकीन आ गया कि लॉयर्स जो हैं वो लंबी ज़िंदगी पाते हैं। लुक एट हेल्सबर्ग। उसने कहा हेल्सबर्ग, एक एग्जाम्पल कोट की है। हेल्सबर्ग उस ज़माने का एक लॉयर था, चांसलर एट 82, जो कि प्रमोट होता होता चांसलर बन गया था, और उसकी उम्र 82 साल थी, पर वो तब भी ज़िंदा था। तो उसने कहा कि देखो उसकी मिसाल देखो हेल्सबर्ग की, वो तो अभी भी ज़िंदा है, 82 साल उसकी उम्र हो चुकी और वो ज़िंदा है क्योंकि वो लॉयर था। तो इसका मतलब है लॉयर भी जल्दी नहीं मरते। एंड डाइड एट 99। और जो चांसलर था 82 साल की उम्र उस वक्त उसने उसकी याद की, और उसकी जो वफ़ात हुई थी वो 99 की एज में हुई थी। इसका मतलब है कि लॉयर्स जो है ना, वो खुद को खुद फरेबी का शिकार करते रहते हैं और धोखा देते रहते हैं कि मेरी उम्र इतनी नहीं है, इतनी नहीं है। आपने ख़वातीन को भी देखा होगा कि आप बेशक मैं भी एक खातून हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी क्वालिटी नहीं पाई जाती। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी एज क्या है, तो वो एक ख़ास एज तक तो एज बताती हैं, और उसके बाद वो एज बताना बंद कर देती हैं, क्योंकि फिर उनको डर लगता है कि अच्छा हम इतने बड़े हो गए, हम इतने बड़े हो गए, तो वो खुद को झुटलाती हैं। वकील का काम ही झुटलाना है, लिहाजा वो खुद को झुटलाता चला जाता है, और फिर वो खुद फरेबी का शिकार हो जाता है कि वो अपने आप को यकीन दिला देता है कि मेरी उम्र कम है, और इस तरह उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है। तो एक मजाक, लेकिन किसी हद तक ऐसा सही भी है। देयर इज़ एन अम्प एज फॉर यू। यहाँ अम्प जो है, अम्प, ये आपको पूरे टेक्स्ट में कॉन्स्टेंटली अम्प की आवाज़ आती है, ये बार बार लिखा हुआ है। एक्चुअली टेक्स्ट में कोशिश की गई है कि जो इमेजरी सेट की जाए वो ऐसी हो कि जिसके अंदर इंसान इमेजिन कर सके कि एक बूढ़ा शख्स जो 80 प्लस एज का हो चुका है, वो अपने लिविंग रूम में बैठता है और वो चीज़ों को सोचता है और वो अपने आप से बातें करता है। तो वो जो बुढ़ापे में हम
बोलते हुए करते हैं ना, वो जो आवाज़ है वो भी राइटिंग में डाल दी गई है। तो यहाँ पर भी का वर्ड हम सुनते हैं कि उसने देयर वाज एन एट दैट एज ही यूज्ड टू यूज दैट वर्ड देयर इज एन एज फॉर यू। तो कहते हैं अभी तो तुम्हारे पास वक्त पड़ा है, अभी तो तुम्हारे पास उम्र पड़ी हुई है। टू ओल्ड एट 50, वाई? क्यों लोग सोचते हैं कि इंसान बहुत बूढ़ा हो गया 50 साल की उम्र में? ऐसा क्यों है? फेलोज लाइक दैट आर टू यंग एट 50। उसकी तरह के उम्र के लोग या मेरी तरह के उम्र के लोग ये तो बड़े ही यंग होते हैं 50 साल की उम्र में। यानी अभी तो मिस्टर चिप्स को अगर हम देखते हैं कि मिस्टर चिप्स की लाइफ बिफोर मैरिज कैसी थी, तो उसके अंदर इतनी चेंजेस आई कि जो एक मेच्योर पर्सन से एक्सपेक्ट करना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपकी लाइफ में मेच्योरिटी एंटर होना शुरू हो जाती है ना, तो आपको चीज़ें फिर वैसे नहीं समझ आती जैसे आपको यंग एज में समझ आती। एक छोटा बच्चा 4, 5, 6 ईयर्स का बच्चा, उसको आप कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देकर देखें जिसको आप लॉक लगा दें, देखिएगा वो थोड़ी देर कोशिश करने के बाद आपका लॉक भी खोल लेगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज़ चल रहा होता है, वो चीज़ों को पिक बड़ी जल्दी कर रहा होता है, अंडरस्टैंड बड़ी जल्दी कर रहा होता है, उसका ये जो प्रोसेस है वो बड़ा तेज़ चल रहा होता है। जब हम यंग होते हैं तो यंग एज के अंदर हम एनर्जेटिक हैं और हमारा जो लर्निंग का प्रोसेस है ना वो मैच्योरिटी में एंटर हो जाता है। मैच्योर होने का मतलब है पुख्ता हो गया, रुकना शुरू हो जाता है, जो चीज़ें समझ आ चुकी हम उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब इंसान 50 प्लस होना शुरू हो जाता है तो वो फिर एक बच्चे की तरफ वापस जाना शुरू हो जाता है, यानी उसकी याददाश्त वापस जाना शुरू हो जाती है और वो चीज़ों को भूलना शुरू हो जाता है, या फिर कह लो कि वो अपनी एक लाइफ में फ़िक्स हो जाता है जिसके अंदर मज़ीद चेंजेस का लाना इतना आसान नहीं होता। आ जाती हैं चेंजेस लेकिन इतना आसान नहीं होता। आप एक बूढ़े शख्स को बिठा लो और एक छोटे बच्चे को बिठा लो और दोनों के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन दो और उन दोनों को उसकी वर्किंग सिखाओ। जो छोटा बच्चा है वो वर्किंग ना सिर्फ सीख जाएगा बल्कि आपसे 4 हाथ आगे भी एफर्ट कर लेगा, और जो बूढ़ा शख्स है वो उसको ABC आप सिखा रहे होंगे और वो ABC ही सीखता रह जाएगा, उसको आगे समझ कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि वो अब मैच्योर इनफ टू लर्न समथिंग, वो मज़ीद कुछ नहीं समझ सकता। उसकी एज उसकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ है ना वो रुकना शुरू हो जाती हैं। लेकिन नहीं, मिस्टर चिप्स ने साबित किया कि ऐसा नहीं होता। 50 साल की उम्र में उसने जो कुछ सीखा, 40 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी ना, उसने जो कुछ सीख लिया था वो अब ऐसा हो चुका था कि समझते हैं लोग कि उसको रुक जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उसने तो अपनी ज़िंदगी को पूरा बदल के दिखाया। कैथरीन का इन्फ्लुएंस उसके हर एक्शन में नज़र आया, हर छोटी से छोटी आदत तब्दील हुई। तो इसका मतलब है वो बूढ़ा नहीं हुआ, वो यंग ही था एट द एज ऑफ 50। आई वॉज माई सेल्फ, वो कहता है नेलर जिस किस्म का इंसान है और लॉयरिंग कर रहा है 50 साल की उम्र में, वो तो बूढ़ा नहीं हुआ होगा, और ना ही मैं बूढ़ा हुआ हूँ। अ मियर इन्फेंट, इन्फेंट होता है जो अभी अभी नौ मौलूद दुनिया में बच्चा आया, वो कहता है मैं तो बस अभी इस दुनिया में आया हूँ, मैंने तो अभी चलना सीखा है। चलना इन्फेंट फ़ौरन तो नहीं सीख लेता, यानी दुनिया में आंखें खोलना आप कह लो, या दुनिया को समझना, ये दुनिया को देखना सीखा है। अभी तो बड़ी दिल्ली दूरस्थ बड़ा टाइम है हमारे पास कि हम बहुत कुछ सीखें। तो मिस्टर चिप्स जो है वो अपने आप को एक इन्फेंट के तौर पर देख रहा है जिसका लर्निंग प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है।